हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो एलटी ग्रेड की परीक्षा 21 दिसंबर को आयोजित की गई थी, उसमें पूछे गए महत्वपूर्ण जो जीएस के प्रश्न थे उनकी जो है प्रैक्टिस करेंगे, उनको सॉल्व करेंगे। 21 दिसंबर को देखिए 2 शिफ्ट में परीक्षा हुई थी। पहली शिफ्ट में जो है गृह विज्ञान की परीक्षा हुई थी और दूसरी शिफ्ट में वाणिज्य विषय यानी कॉमर्स की परीक्षा हुई थी। तो कॉमर्स वाला जो क्वेश्चन पेपर आपको पूछा गया था उसी में जीएस के भी 30 प्रश्न पूछे गए थे, तो उन्हीं को आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे। इसके पिछली क्लास में मैंने आप लोग को गृह विज्ञान के पेपर में पूछे गए जीएस के प्रश्नों का बेहतर तरीके से व्याख्या के साथ अध्ययन करा दिया था, और आज हम लोगों को दूसरे शिफ्ट के पेपर का अध्ययन करना है। उसी तरीके से करना है जैसे हम लोगों ने पहले की क्लासेस में प्रश्नों को प्रैक्टिस किया। इन प्रश्नों को देखिए सॉल्व करने के बाद आप लोगों को बेनिफिट ये मिलेगा कि आपको पता चल जाएगा कि एलटी ग्रेड की परीक्षा में आपका जीएस का जो प्रश्न है किस तरीके से पूछा जा रहा है, करंट अफेयर आपको कहाँ से पूछा जा रहा है, मैथ के सवाल किस तरीके से पूछे जा रहे हैं। तो इस सारी चीज़ों को आपको एक बार ओवरव्यू मिल जाएगा और फिर आप उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को और भी बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि इसके बाद देखिए जो आज की क्लास है, इसके बाद आपके जो एलटी ग्रेड की परीक्षा है जो 17 तारीख को होने वाली है, उसमें आपके 9-10 दिन समय मिलेंगे। तो आपने जो कुछ भी छोड़ा होगा, जहाँ कहीं भी कुछ कमियां रही होंगी, आप उसको कर लेंगे और आप परीक्षा में अच्छा जो है नंबर स्कोर करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और ये देखिए आज की क्लास जो है 21 दिसंबर की सेकेंड शिफ्ट की पेपर की जो है 30 महत्वपूर्ण जो जीएस के प्रश्न है उसकी क्लास है। इसमें देखिए मैं आप लोगों को जो क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ 100% करेक्ट सोल्यूशन के साथ कराता हूँ, और इसमें देखिए व्याख्या के साथ भी कराता हूँ। व्याख्या में देखिए आपको उस प्रश्न से रिलेटेड और भी महत्वपूर्ण बातें बताई जाती हैं, जिससे अगर आपके परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है किसी दूसरे टॉपिक से रिलेटेड तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं और प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। हाँ देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एलटी ग्रेड टीचर भर्ती परीक्षा जो उत्तर प्रदेश में आई हुई है उसके लिए देखिए सामान्य अध्ययन के प्रश्नों की प्रैक्टिस कर रहे हैं, और ये सामान्य अध्ययन की मेरे द्वारा कराई जा रही लास्ट क्लास है। इसके बाद फिर आप लोगों को अपने तरीके से अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना होगा, विभिन्न प्रकार के मॉक टेस्ट करने होंगे, और जहां कहीं से भी आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं उनको अच्छे तरीके से तैयार करना है, जिससे परीक्षा में आप अच्छा नंबर प्राप्त कर सकें। मैंने आप लोगों को देखिए सामान्य अध्ययन की क्लासेस भी करवा दी, 16-17 क्लासेस। उसके बाद फिर मैंने आप लोगों के लिए भूगोल और इतिहास विषय के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लासेस भी करवाई थी। तो इस तरीके से मेरा जो एलटी ग्रेड का आप लोगों के लिए क्लास करने का जो सफ़र शुरू हुआ था वो आज एकदम अंतिम पड़ाव पर है। इसके बाद फिर आप लोगों की जो क्लासेस होंगी वो इससे रिलेटेड नहीं होंगी। आने वाले भविष्य में अगर कोई भर्ती परीक्षा आती है टीचर ग्रेड से संबंधित तो उसकी क्लासेस मैं आप लोगों के अलग से करवाऊंगा। इन क्लासेस को अगर आप लोग अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो आप एक अच्छा नंबर इस परीक्षा में प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें हम लोग को 21 दिसंबर के सेकेंड शिफ्ट के पेपर की जो जीएस की क्वेश्चन पूछे गए थे उन्हीं को सॉल्व करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। और देखिए 21 दिसंबर की सेकेंड शिफ्ट में जो जीएस का पहला प्रश्न पूछा गया था आपसे वो देखिए पॉलिटिकल साइंस से है, और इसमें पूछा क्या जा रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य था, यानी जो पंचायती राज व्यवस्था अपने देश में शुरू की गई थी तो उसका शुरू करने का उद्देश्य क्या था। तो देखिए पहला दिया है लोकतंत्र की शक्तियों का विकेंद्रीकरण करना, दूसरा दिया लोगों को राजनैतिक जागरूकता प्रदान करना, तीसरा दिया कृषकों को शिक्षित करना, और चौथा दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पंचायती राज व्यवस्था को शुरू करने का उद्देश्य ही देखिए क्या था, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो बिल्कुल गलत है। कृषकों को शिक्षित करना भी नहीं, लोगों को राजनैतिक रूप से जागरूक करना भी नहीं, बल्कि क्या था कि अपने देश में जो शक्तियां थी उनका विकेंद्रीकरण कर। पहले क्या होता था कि 2 ही स्तर पे शासन होता था, केंद्र स्तर पे, राज्य स्तर। तो आप देखिए शासन की जो शक्तियां हैं उनको स्थानीय स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर भी स्थापित करने के लिए इसको स्थापित किया गया था। तो इसीलिए देखिए लोकतंत्र की जो शक्तियां हैं उसका विकेंद्रीकरण करने के लिए इसको शुरू किया गया था। तो यही इसका मुख्य उद्देश्य था। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या है, ए। देखिए आंसर है ए। व्याख्या क्या होगा कि पंचायती राज व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य जो है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना और सत्ता का हस्तांतरण निचले स्तर यानी जमीनी स्तर तक करना था, ताकि ग्रामीण जनता अपने विकास की योजनाएं स्वयं बना सके, निर्णय ले सके और सामाजिक आर्थिक प्रगति में प्रभावी ढंग से भाग ले सके। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए मैथ से रिलेटेड है। इसमें देखिए क्या पूछा जा रहा है कि एक रेलगाड़ी जो है 800 मीटर और 400 मीटर लंबे 2 पुलों को क्रमशः 100 सेकेंड तथा 60 सेकेंड में
पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। ठीक है, तो इसमें जब आप निकालेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो 200 मीटर आएगी। इसमें देखिए दो चीज़ों को आपको मानना पड़ेगा। अभी मैंने यहाँ पे सॉल्व किया, दिखा दूंगा कि रेलगाड़ी की लंबाई को यल मान लेंगे और इसकी जो चाल है उसको भी मान लेंगे, V1। पहले बार में V1 और दूसरे के लिए V2। ठीक है, लंबाई देखिए क्या है, एक ही रहेगी, कॉमन रहेगी। और जो आप लोग जानते हैं ये फार्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटा में समय। इसी फार्मूला में इस चीज को फिट करेंगे तो आपका ये क्वेश्चन जो है सॉल्व होगा और उसके बाद इसका आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर मैंने देखिए आंसर डी है। व्याख्या देखिए यहाँ पर किया गया है कि रेलगाड़ी की लंबाई को यल मानेंगे और उसकी गति को भी मीटर प्रति सेकेंड मानेंगे। अब देखिए क्या है कि 800 मीटर लंबा पुल है, पार करने के लिए उसको देखिए रेलगाड़ी की अपनी खुद की लंबाई यल है और 800 मीटर है, तो टोटल दूरी क्या हो जाएगी, L + 800। और पार करने में समय कितना लगा, 100 सेकेंड। तो वो जो सूत्र मैंने आप लोग बताया चाल बराबर या गति बराबर दूरी बटा समय, उसी में इसको रखेंगे और एक इक्वेशन होगा। फिर उसके बाद इसका दूसरा जो सिचुएशन दिया गया है कि जो है 400 मीटर को पार करती है, तो लंबाई वही रहेगी और समय यहाँ पर देखिए 60 सेकेंड लग रहा है, तो इसको भी एक इक्वेशन तैयार करेंगे। फिर इन दोनों समीकरणों को क्या करना है, कंपेयर करने पर सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के बाद सब कुछ जब सॉल्व करेंगे लास्ट में आपका क्या आएगा, 200 मीटर, यानी रेलगाड़ी की लंबाई जो है 200 मीटर आ जाएगी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है कि भारत में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम था उसको कब अधिसूचित किया गया। यानी निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का जो अधिकार अपने देश में लागू किया गया, तो उसको कब कानूनी रूप से लागू किया। अधिसूचित का मतलब कब कानूनी रूप से उसको मान्यता प्रदान की गई, तो कब कानून के रूप में आया। तो देखिए पहला दिया 2009, 2007, 2016, 2010। तो जो कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का जो अधिनियम, अधिकार अधिनियम था, ये देखिए कानूनी रूप में कब आया, 2010 में नहीं, 2010 में इसको शुरू कर दिया गया था, 2016 में नहीं, 2016 की इसको 2009 में कानून के रूप में मान्यता मिली थी। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या है, ए। देखिए आंसर है ए। व्याख्या क्या होगा कि भारत में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, यानी इसको राइट टू एजुकेशन एक्ट कहा जाता है, ये देखिए हमारे देश की संसद के द्वारा 4 अगस्त 2009 को पारित किया गया था। ठीक है, इसे 1 अप्रैल 2010 से पूरे भारत में जम्मू और कश्मीर को छोड़कर लागू कर दिया गया, जिसने देखिए 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया। यानी कब पारित हुआ, 2009 में, और कब पूरे देश में लागू हुआ जम्मू कश्मीर को छोड़कर, तो वो 2010 में। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया कब अधिसूचित हुआ, यानी कब पारित हुआ, कानून के रूप में कब पारित हुआ। ठीक, अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है कि केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान स्थित है, यानी जो अपने देश में केंद्रीय स्तर पर समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो देखिए भोपाल, प्रतापगढ़, कोच्चि, झांसी। तो इसमें से देखिए जो भी शहर दिए गए हैं, ये कोई भी शहर देखिए समुद्री शहरों से नहीं रिलेटेड है, प्रतापगढ़, झांसी, बस इसमें केवल कोच्चि है जो केरल में स्थित है और केरल की राजधानी है। तो यहीं पर देखिए केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान स्थित है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर क्या है, सी। देखिए आंसर है सी। व्याख्या क्या है कि केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान, जिसको CMFRI कहा जाता है, इसका मुख्यालय देखिए कोच्चि यानी केरल में स्थित है। इसकी स्थापना 1947 ईस्वी में भारत सरकार के द्वारा की गई थी। यह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के तहत समुद्री मत्स्य पालन पर शोध करने वाला एक प्रमुख संस्थान है। इसके भारत के तटीय क्षेत्रों में कई क्षेत्रीय केंद्र हैं और अनुसंधान स्टेशन भी है। इसके कई क्षेत्रीय केंद्र और स्टेशन जो हैं वो देखिए मंडापम, विशाखापत्तनम, मंगलौर, मुंबई और चेन्नई में स्थित है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, ये भी मैथ से रिलेटेड है। इसमें पूछा जा रहा है कि यदि वृत्त की त्रिज्या 50% बढ़ा दी जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा। यानी कहा जा रहा है कि कोई वृत्त है, उसकी जो त्रिज्या है उसको 50% बढ़ा दिया जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा। तो इसमें देखिए दिया 100%, 50%, 125%, 75%। तो जब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे तो आपका उत्तर देखिए क्या आएगा, 125%। यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आप देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। व्याख्या क्या है कि वृत्त के क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है देखिए क्या होता है कि πr²
यहाँ पर देखिए वृत्त की त्रिज्या को क्या मान लेंगे, r मान लेंगे। तो यदि त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जाती है तो नई त्रिज्या क्या होगी, r प्लस 0.5 r, यानी जो त्रिज्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 1.5 r। यानी पहले से r थी, अब इसमें 50% की वृद्धि हो जाती है तो 1.5 r हो जाए। नया क्षेत्रफल देखिए क्या होगा, पाई 1.5 r का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे और क्षेत्रफल में वृद्धि ये इतना होगा, फिर प्रतिशत वृद्धि की गणना कर लेंगे और लास्ट में निकालेंगे तो आपका कितना आएगा, 125%। इस तरीके से निकाल सकते हैं। अगर आप लोगों के पास कोई और शॉर्टकट तरीका है तो आप उससे भी हल कर सकते हैं, लेकिन आंसर आपका आएगा 125%। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत का बजट 2025-26 किस तिथि को प्रस्तुत किया जाता है, यानी भारत का जो बजट है वो कब प्रस्तुत किया जाता है। तो यहाँ देखिए दिया 1 मार्च 2025, 31 जनवरी 2025, 1 अप्रैल 2025 और 1 फरवरी 2025। तो देखिए अपने देश का जो वार्षिक बजट था पहले देखिए जो है मार्च में जो प्रस्तुत किया जाता था, लेकिन अब क्या किया गया है कि उसको पीछे कर दिया, यानी 1 महीने पहले प्रस्तुत किया जाता है। तो 1 मार्च को नहीं, 31 जनवरी को नहीं, 1 अप्रैल को नहीं, बल्कि कब किया जाता है, 1 फरवरी को। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। सही उत्तर क्या है, डी। देखिए आंसर है डी। व्याख्या क्या होगा कि भारत का केंद्रीय बजट 2025-26 देखिए 1 फरवरी 2025 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा संसद में प्रस्तुत किया गया था। यह बजट देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट था, यानी जो तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं प्रधानमंत्री जी, तो उनके कार्यकाल का यह पहला पूर्ण बजट था। और यह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का 8वां बजट था, यानी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसके पहले 7 जो बजट जारी किए थे, ये 8वां था उनका। ठीक, इसके पहले देखिए वित्त मंत्री कौन था, तो अरुण जेटली जी थे। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, भारत के प्रायद्वीपीय पठार का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, यानी जो प्रायद्वीपीय पठार है तो उसकी सबसे ऊंची चोटी सर्वोच्च शिखर का नाम पूछा जा रहा है। तो यहाँ देखिए दिया महाबलेश्वर, डोडा बेटा, अनाईमुड़ी, गुरु शिखर। तो इसमें देखिए जो सर्वोच्च शिखर है वो महाबलेश्वर नहीं है, डोडा बेटा नहीं है, गुरु शिखर नहीं है, बल्कि क्या है, अनाईमुड़ी है। यानी इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर क्या है, सी। देखिए आंसर है सी। व्याख्या क्या है कि भारत के प्रायद्वीपीय पठार का सर्वोच्च शिखर अनाईमुड़ी है, जो केरल के इडुक्की जिले में पश्चिमी घाट में स्थित है। इसकी ऊंचाई देखिए 2695 मीटर यानी 8842 फीट है, जिसे दक्षिण भारत का एवरेस्ट और एलिफेंट पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। यह अन्नामलाई पहाड़ियों पर स्थित है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है कि भारत का पहला प्रक्षेपण यान कौन सा था, यानी भारत में जो सबसे पहले प्रक्षेपण यान लॉन्च किया गया उसका नाम क्या था। तो यहाँ देखिए दिया उपग्रह प्रक्षेपण यान 3 यानी SLV-3, संवर्धित उपग्रह प्रक्षेपण यान ASLV, भूतुल्यकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान GSLV और ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV। तो इसमें से देखिए जो सबसे पहला प्रक्षेपण यान अपने देश में छोड़ा गया था वो देखिए ये नहीं था, ये नहीं था, ASLV नहीं था, बल्कि क्या था, SLLV-3। इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या है, ए। देखिए आंसर है ए। व्याख्या क्या होगा कि भारत का पहला प्रक्षेपण यान SLV-3 था। देखिए जिसने 18 जुलाई 1980 को रोहिणी उपग्रह RS-1 को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया गया था। ठीक है, अगर आपसे इससे पूछा जाता है कि इस प्रक्षेपण यान से कौन से उपग्रह को छोड़ा गया था, तो रोहिणी 1 उपग्रह को। इससे देखिए भारत अंतरिक्ष उत्पादक देशों के क्लब में शामिल हो गया। यह भारत का पहला प्रायोगिक उपग्रह प्रक्षेपण था, जिसे भारत में ही डिजाइन और निर्मित किया गया था। इसे श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। हालांकि देखिए भारत का पहला उपग्रह जो है वो आर्यभट्ट था। यहाँ पूछा गया पहला प्रक्षेपण यान, अगर आपसे पूछता है कि पहला उपग्रह कौन था, तो पहला उपग्रह आर्यभट्ट था, जिसे देखिए सोवियत संघ के रॉकेट कॉस्मोस 3M से 1975 ईस्वी में लॉन्च किया गया। ठीक है, और पहला प्रक्षेपण यान कौन था, तो SLV-3। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है कि दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने खेती की भूमि की नाप कराई, यानी दिल्ली के सुल्तानों में वो कौन सा सुल्तान था जिसने खेती की भूमि को मापा था, नाप करवाया था। तो देखिए दिया फिरोज तुगलक, गयासुद्दीन, सिकंदर लोदी, अलाउद्दीन खिलजी। तो दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान देखिए जिसने खेती की भूमि की नाप करवाई, व्यवस्थित तरीके से जिसने सारी चीज़ों को करवाया था, तो सुल्तान देखिए फिरोज तुगलक नहीं, गयासुद्दीन नहीं, सिकंदर लोदी नहीं,
बल्कि कौन था, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने ही भूमि की माप करवाई थी। इसके द्वारा ही देखिए घरई चरई कर भी लगाए गए थे। तो इसने सारी चीजों को व्यवस्थित तरीके से कराया था। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए आंसर डी है। व्याख्या क्या होगा कि दिल्ली का प्रथम सुल्तान जिसने खेती की भूमि की नाप करवाई और भू राजस्व तय किया वह अलाउद्दीन खिलजी था। इसने देखिए मुस्कात यानी मसहत प्रणाली के तहत भूमि को बिस्वा यानी 1 बीघा का 1/20वां हिस्सा के आधार पर माप कर उपज का आधा हिस्सा 50% कर के रूप में वसूलना शुरू किया। यानी इसने बिस्वा के रूप में खेतों को मापना शुरू किया और जितनी भी उपज होती थी उसका आधा जो है कर के रूप में वसूल करता था। इससे भविष्य के भूमि सुधारों की नींव पड़ी। इसी के आधार पर बाद में और सारे भूमि सुधार किए गए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, ये जीव विज्ञान से संबंधित है। इसमें पूछा जा रहा है कि आरबीसी का जीवन काल क्या है, यानी लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं उनका जीवन काल कितना होता है। तो यहाँ देखिए दिया 110 दिन, 120 दिन, 140 दिन, 130 दिन। तो लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी का जो जीवन काल होता है देखिए वो 110 नहीं, 140 नहीं, 130 नहीं, बल्कि कितना होता है 110 दिन, 120 दिन, सॉरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, 120 दिन। ठीक, देखिए आंसर क्या है, बी है। व्याख्या क्या होगा कि आरबीसी यानी लाल रक्त कणिका कोशिका का जो औसत जीवन काल है वो लगभग 120 दिन यानी 4 महीने का होता है। ये इसके बाद देखिए पुरानी हो जाती हैं और प्लीहा यानी स्प्लिन तथा यकृत द्वारा हटा दी जाती हैं और फिर अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में नई कोशिकाएं बनती। यही प्रक्रिया चलती रहती है। यह शरीर के स्वास्थ्य के अनुसार थोड़ा भिन्न हो सकता है। किसी व्यक्ति का शरीर देखिए थोड़ा सा स्वस्थ नहीं है या अस्वस्थ है तो उसके आधार पर ये चीजें आगे पीछे हो सकती हैं। ये हीमोग्लोबिन की मदद से देखिए ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न हिस्सों तक ले जाती है। इसमें देखिए केंद्रक नहीं होता है जिससे वे अधिक ऑक्सीजन ले जा पाती हैं और खुद की मरम्मत नहीं कर पाती। यानी इसमें केंद्रक नहीं होता जिसकी वजह से इसमें ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज्यादा मात्रा में जाती है और हमारे शरीर को उपलब्ध होती है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी जीवनी विलियम वेडरबर्न ने लिखी थी। यानी विलियम वेडरबर्न के द्वारा किसकी जीवनी लिखी गई थी। तो यहाँ देखिए दिया लॉर्ड डफरिन, सर वैलेंटाइन सिरोल, एनी बेसेंट, ए.ओ. ह्यूम। तो देखिए विलियम वेडरबर्न के द्वारा जिसकी जीवनी लिखी गई थी वो लॉर्ड डफरिन नहीं है, वैलेंटाइन सिरोल नहीं, एनी बेसेंट नहीं, बल्कि कौन है, ए.ओ. ह्यूम। यानी ए.ओ. ह्यूम की जो जीवनी है ये विलियम वेडरबर्न के द्वारा लिखी गई। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर डी। देखिए आंसर है डी। व्याख्या क्या होगा कि विलियम वेडरबर्न ने ए.ओ. ह्यूम की जीवनी लिखी थी। यह जीवनी उन्होंने 1913 ईस्वी में प्रकाशित किया था। ह्यूम एक ब्रिटिश सिविल सेवक, प्रकृतिवादी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापकों में से एक थे, जबकि वेडरबर्न देखिए स्वयं भी एक सिविल सेवक थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे थे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है कि प्रसार शिक्षा क्या है। तो यहाँ देखिए दिया है दूरस्थ शिक्षा, औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, व्यक्तिगत शिक्षा। तो प्रसार शिक्षा देखिए क्या है, दूरस्थ शिक्षा नहीं, औपचारिक शिक्षा नहीं, व्यक्तिगत शिक्षा नहीं, बल्कि क्या है, एक प्रकार की अनौपचारिक शिक्षा। यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर क्या है, सी। आंसर है सी। व्याख्या क्या होगा कि प्रसार शिक्षा यानी एक्सटेंशन एजुकेशन जो है एक अनौपचारिक शिक्षा है, व्यवहारिक और जीवन पर्यंत चलने वाली प्रणाली है जो स्कूल या कॉलेज की दीवारों से बाहर निकलकर ग्रामीण और शहरी युवाओं और वयस्कों तक पहुंचती है। इसके वजह से देखिए ज्ञान, कौशल और व्यवहार में बदलाव लाकर उनकी समस्याओं का समाधान किया जाता है और उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाता है। इसमें देखिए प्राकृतिक संसाधनों का सही से उपयोग, नवाचार को अपनाना और स्वयं के विकास पर जोर दिया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, ये संविधान से रिलेटेड है कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था। यानी संविधान सभा जो अपने देश में गठित हुई थी तो उसका जो संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया था, तो पहले देखिए अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, और अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया था, तो यहाँ देखिए दिया के.एम. मुंशी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो देखिए भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था, सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, के.एम. मुंशी देखिए ये प्रारूप समिति में शामिल थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देखिए क्या बनाया था, अस्थायी अध्यक्ष। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है, बी।
देखिए आंसर है बी। व्याख्या क्या होगा कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था, जिन्हें देखिए 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को निर्वाचित किया गया था। जबकि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा देखिए संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष थे, जो 9 दिसंबर 1946 की पहली बैठक में चुने गए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है, ये देखिए विज्ञान से संबंधित है। इसमें पूछा जा रहा है एक प्रक्रिया जिसमें भारी अघुलनशील पदार्थ तल पर बैठ जाते हैं क्या कहलाती है। यानी ऐसी प्रक्रिया जिसमें जो भारी अघुलनशील पदार्थ होते हैं वो तल पे बैठ जाते हैं, तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो दिया है वाष्पीकरण, निस्यंदन, आसवन, अवसादन। तो देखिए एक प्रक्रिया जिसमें भारी अघुलनशील पदार्थ तल के नीचे बैठ जाते हैं वो देखिए वाष्पीकरण नहीं है, निस्यंदन नहीं है, आसवन नहीं है, बल्कि क्या है, अवसादन है। इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। सही उत्तर क्या है, डी। देखिए आंसर है डी। व्याख्या क्या होगा कि भारी अघुलनशील पदार्थ के तल पर बैठने की प्रक्रिया को अवसादन यानी सेडिमेंटेशन कहते हैं। यहाँ पर देखिए गुरुत्वाकर्षण के कारण जो ठोस कण है वो नीचे बैठ जाता है और फिर उन्हें निस्तारण यानी डिसेंटेशन के द्वारा अलग किया जाता है, जिससे ऊपर का साफ द्रव निकल जाता है। ठीक, यानी ये सब चीजें जो हैं ये मिश्रण से संबंधित आपका प्रश्न था कि मिश्रण में कोई चीज को कैसे अलग किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न पूछा जाए, क्रोनोलॉजिकल है, कालानुक्रमिक क्रम इनका क्या है। यानी अपने देश में कुछ समाज सुधारकों का नाम दिया गया है तो इनको आपको क्रम से लगाना है। तो देखिए इसमें दिया है केशव चंद्र सेन, देवेंद्र नाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय और स्वामी विवेकानंद। तो इसमें देखिए सबसे पहले कौन है, तो राजा राम मोहन राय जो देखिए इसमें सबसे पहले होंगे, इनका देखिए ये सबसे पहले हैं। उसके बाद फिर देखिए देवेंद्र नाथ टैगोर हैं, उसके बाद फिर देखिए केशव चंद्र सेन हैं और सबसे बाद में कौन है, स्वामी विवेकानंद। तो इसके अनुसार देखिए हमारा ये तीसरा जो है ये सबसे पहले होगा, यानी जिसे जिसमें जिसमें हमारा 3-3 होगा ये है और ये तो नहीं है, ये नहीं है, 3, 2, 1, 4, यानी इन दोनों में से हमारा कोई एक आंसर होगा। उसके बाद देखिए दूसरे नंबर पे तो कौन थे, देवेंद्र नाथ टैगोर, यानी 3 के बाद 2, तो देखिए 3 के बाद 2 यानी हमारा ये सही उत्तर हो जाएगा, ये नहीं हो। इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। सही उत्तर क्या है, डी। देखिए आंसर है डी। व्याख्या क्या होगा कि सही कालानुक्रमिक क्रम जो है उनके जन्म के वर्षों के आधार पर आधारित है, जिसमें देखिए राजा राम मोहन राय 1772 ईस्वी में जन्म लिए थे, देवेंद्र नाथ टैगोर 1817 में, केशव चंद्र सेन 1838 में और स्वामी विवेकानंद 1863 यानी सबसे बाद। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है कि महिला खो खो विश्व कप 2025 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया। यानी जो खो खो विश्व कप हुआ था उसमें भारत को कौन सा स्थान मिला था। तो यहाँ देखिए दिया तृतीय, प्रथम, चतुर्थ, द्वितीय। तो खो खो विश्व कप 2025 में देखिए भारत को तृतीय स्थान नहीं, चतुर्थ नहीं, द्वितीय नहीं, बल्कि प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, राइट आंसर क्या है, बी। देखिए आंसर है बी। व्याख्या क्या होगा कि महिला खो खो विश्व कप 2025 में भारत ने पहला स्थान यानी विजेता के रूप में प्राप्त किया। इन्होंने फाइनल में नेपाल को हराकर यह खिताब जीता और टूर्नामेंट में अजेय रहते हुए विश्व चैंपियन बने। यानी भारत एक बार भी नहीं हारा और फाइनल में इसने नेपाल को हराया था। यह पहला खो खो विश्व कप था जिसका आयोजन देखिए 13 से 19 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में हुआ था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है कि मौलिक अधिकारों का संरक्षक है, यानी मौलिक अधिकारों का संरक्षक किसे कहा जाता है। दिया है भारत का राष्ट्रपति, संसद, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये तो बिल्कुल गलत है। तो देखिए मौलिक अधिकारों का संरक्षक किसको बनाया गया है, तो राष्ट्रपति नहीं, संसद नहीं, बल्कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय। इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर क्या है, सी। देखिए आंसर है सी। व्याख्या क्या होगा कि मौलिक अधिकारों का संरक्षक जो है भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा और प्रवर्तन के लिए अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करता है, जिसमें देखिए 5 प्रकार की रिटें जारी की जाती हैं, जिसमें देखिए हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस इत्यादि हैं, और न्यायिक समीक्षा की शक्ति रखता है। यह संविधान का अंतिम व्याख्याकार और रक्षक भी बन जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है कि जर्म प्लाज्म क्या है। तो यहाँ देखिए कीटनाशक,
आनुवांशिक सामग्री, कवकनाशी, पादप हार्मोन। तो जर्मप्लाज्म देखिए क्या होता है, पादप हार्मोन नहीं, कवकनाशी नहीं, कीटनाशक नहीं, बल्कि क्या है, एक आनुवांशिक सामग्री। इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है, बी। देखिए आंसर है बी। व्याख्या क्या होगा कि जर्मप्लाज्म जो है किसी जीव के आनुवांशिक संसाधनों का संग्रह है, जिसमें देखिए बीज, उत्तक, कोशिकाएं या पूरे पौधे या पशु शामिल होते हैं। इसका उद्देश्य देखिए भविष्य के प्रजनन कार्यक्रमों, आनुवांशिक अनुसंधान और जैविक विविधता को बनाए रखना होता है। इसमें देखिए जीन बैंकों में बीज पौधों या क्रायो प्रिजर्वेशन यानी अत्यंत कम तापमान द्वारा संरक्षित किया जाता है। यह किसी प्रजाति की आनुवांशिक विविधता का मूल स्रोत होता है, जो खाद्य सुरक्षा और संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। इसे देखिए बीज बैंक, नर्सरी, तरल नाइट्रोजन में बहुत कम तापमान पर -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर संरक्षित किया जाता है, ताकि इसकी गुणवत्ता बनी रहे। सेब के बीज, जंगली गेहूं और पशु प्रजनन की विशिष्ट नस्लें जर्मप्लाज्म के उदाहरण हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है कि किस राज्य सरकार ने पिंक ई रिक्शा योजना का शुभारंभ किया। यानी पिंक ई रिक्शा योजना जो है महिलाओं से संबंधित है, तो इसकी शुरुआत भारत के किस राज्य में की गई है। तो दिया देखिए महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान। तो इस प्रकार की जो योजना है देखिए इसका शुभारंभ राजस्थान नहीं, पंजाब नहीं, उड़ीसा नहीं, बल्कि कहाँ पे की गई है, महाराष्ट्र राज्य में। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या है, ए। देखिए आंसर है ए। व्याख्या क्या होगा कि महाराष्ट्र सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से पिंक ई रिक्शा योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना का आधिकारिक उद्घाटन देखिए अप्रैल 2025 में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के द्वारा पुणे में किया गया था, जबकि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी इसे छत्रपति संभाजी नगर से शुरू किया था। 20 से 50 वर्ष की आयु की विधवा, तलाकशुदा या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को इसमें प्राथमिकता दी जाती है। यह योजना देखिए महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा संचालित की जा रही है और इस काइनेटिक ग्रीन एनर्जी कंपनी इस पहल में भागीदार है। शुरुआती तौर पर देखिए इसे पुणे, नासिक, नागपुर, अहमदनगर, सोलापुर, कोल्हापुर, अमरावती और छत्रपति संभाजी सहित 8 जिलों में लागू किया गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है कि मृदा के पीएच मान का मापन इंगित करता है। यानी मृदा का जो पीएच मान होता है वो किस चीज को इंगित करता है, किस चीज को नोटिफाई करता है। तो यहाँ देखिए अवशिष्ट अम्लता, कुल अम्लता, साल्ट रिप्लेस्ड अम्लता और सक्रिय अम्लता। तो मृदा के पीएच मान का जो मापन है वो देखिए क्या इंगित करता है, अवशिष्ट अम्लता नहीं, कुल अम्लता नहीं, साल्ट रिप्लेस्ड अम्लता नहीं, बल्कि सक्रिय अम्लता। यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। सही उत्तर क्या है, डी। देखिए आंसर है डी। व्याख्या क्या होगा कि मृदा के पीएच मान का मापन जो है सक्रिय अम्लता को इंगित करता है। मृदा पीएच मुख्य रूप से मृदा घोल में मुक्त हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता को मापता है, जिसे सक्रिय अम्लता कहा जाता है। ठीक, अब देखिए मैथ से संभव सवाल दिया गया, यहाँ दिया है कि यदि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बटा में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 2/3 हो तो एक्स प्लस 1 बटा में एक्स का संभव मान क्या होगा। तो इसको देखिए जब सॉल्व करेंगे तो इसका संभव मान देखिए क्या आएगा, 6 नहीं, 4 नहीं, 8 नहीं, बल्कि 5। यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। अब इसको देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ पर इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बटा में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 2/3। इस इक्वेशन को देखिए जब सॉल्व करेंगे तो लास्ट में आपका मान देखिए क्या आएगा, x प्लस 1 बटा में x बराबर 5। यही इसका आंसर हो। ठीक, अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया है कि उत्तरकालीन मुगल बादशाहों का सही कालानुक्रमिक क्रम क्या है। यानी देखिए मुगलों के जो सबसे अंतिम में बादशाह थे उन्हीं का जो है क्रम आपको बताना है कि कौन सा पहले बादशाह था, कौन बाद में था। तो देखिए पहला दिया जहांदार शाह, दूसरा दिया फर्रुखसियर, तीसरा दिया रबीउज्जरात और चौथा दिया है मोहम्मद शाह। तो इन देखिए मुगल कालीन बादशाहों का जो क्रम है वो एकदम इसी तरीके से है, पहले जहांदार शाह, फिर फर्रुखसियर, फिर रफीउज्जरात और चौथा मोहम्मद शाह।
तो इसके अनुसार देखिए क्या है 1 2 3 4, तो यही क्रम इनका है। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, यानी जो पहला ऑप्शन है वो सही है, बाकी ये सब नहीं सही। यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या है ए। देखिए आंसर क्या है ए। व्याख्या क्या होगा कि उत्तरी मुगल बादशाहों का सही कालानुक्रमिक क्रम जो है 1 2 3 और 4, यानी जहांदार शाह, फारुखसियर, रफीउज्जात और मोहम्मद शाह। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सामान्य रूप से पिछड़े वर्गों की स्थिति की जांच करने तथा सुधारात्मक उपाय सुझाने के लिए एक आयोग नियुक्त करने का अधिकार देता है? यानी अपने देश का कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति को पिछड़े वर्गों से संबंधित मामलों की जांच करने के लिए या उपाय सुझाने के लिए एक आयोग को नियुक्त करने का अधिकार देता है? तो दिया अनुच्छेद 340, अनुच्छेद 342, अनुच्छेद 350, अनुच्छेद 344। तो इस प्रकार का देखिए जो आर्टिकल है, अनुच्छेद है 344 नहीं, 349 नहीं, 342 नहीं, बल्कि क्या है अनुच्छेद 340। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सही उत्तर क्या है ए। देखिए आंसर है ए। व्याख्या क्या होगा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 340 जो है राष्ट्रपति को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थिति की जांच करने तथा उनके उत्थान के लिए सुधारात्मक उपाय सुझाने के लिए एक आयोग नियुक्त करने का अधिकार देता है, जो इस तरह के वर्गों के कल्याण और समान विकास सुनिश्चित करता है। जैसे देखिए काका कालेलकर आयोग या मंडल आयोग इसी के आधार पर गठित किए गए थे। यह अनुच्छेद देखिए भारतीय संविधान के सामाजिक न्याय और समान विकास के सिद्धांतों को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है, यह भूगोल से संबंधित है कि निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है? यानी हमारे सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह किसको कहा जाता है? तो यहाँ देखिए दिया बुध, मंगल, शनि और शुक्र। तो अपने सौर मंडल का देखिए 8 ग्रह हैं और 8 में सबसे छोटा जो ग्रह है वो देखिए कौन सा है? मंगल नहीं, शनि नहीं, शुक्र नहीं, बल्कि बुध है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या है ए। देखिए आंसर है ए। व्याख्या क्या होगा कि सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है, जो सूर्य के सबसे निकट है और आकार में पृथ्वी के चंद्रमा से थोड़ा सा ही बड़ा है, जिसका व्यास लगभग 4880 किलोमीटर है और यह सूर्य का चक्कर केवल 88 दिनों में पूरा करता है। यह सूर्य के सबसे करीब है, लेकिन सबसे गर्म ग्रह नहीं है, क्योंकि सबसे गर्म ग्रह क्या है? शुक्र है। इसके पास देखिए कोई चंद्रमा या वलय नहीं है और इसकी सतह पर बहुत सारे गड्ढे हैं जो चंद्रमा जैसे दिखाई देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है 25वां, कि जब बर्फ पानी में बदलता है तब क्या होता है? तो देखिए यार यह ऊष्मा अवशोषित होती है, तापमान घटता है, ऊष्मा निकलती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये उपरोक्त में से कोई नहीं तो बिल्कुल गलत है। ऊष्मा निकलती नहीं है, तापमान घटता नहीं है, बल्कि क्या होता है? ऊष्मा अवशोषित हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या है ए। देखिए आंसर है ए। व्याख्या क्या होगा कि जब बर्फ पानी में बदलता है यानी पिघलता है तो ऊष्मा अवशोषित होती है, क्योंकि बर्फ को अपनी आणविक संरचना को तोड़ने और ठोस से तरल अवस्था में बदलने के लिए ऊर्जा यानी गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है। इसके दौरान तापमान देखिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्थिर रहता है, न घटता है और न ही बाहर निकलता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है कि वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में क्या सम्मिलित नहीं है? यानी मल्टी पॉवर्टी जो है इंडेक्स जो होता है उसमें क्या चीज शामिल नहीं है? तो देखिए क्या है, जीवन स्तर, स्वास्थ्य, राष्ट्रीय आय, शिक्षा। तो देखिए बहुआयामी जो वैश्विक निर्धनता सूचकांक होता है उसमें देखिए जीवन स्तर शामिल होता है, स्वास्थ्य भी, शिक्षा भी। उसमें देखिए राष्ट्रीय आय शामिल नहीं होती। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर क्या है? सी। ठीक, देखिए आंसर क्या है? सी है। व्याख्या क्या होगा कि वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक, जिसको मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स कहा जाता है, इसमें देखिए राष्ट्रीय आय सम्मिलित नहीं होती है, क्योंकि यह देखिए आय आधारित माप के बजाय स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के आयामों में वास्तविक वंचनाओं जैसे पोषण, शिक्षा का वर्ष, पेयजल
बिजली, स्वच्छता, आवास पर जो है केंद्रित होता है। यह व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता को दर्शाता है, न कि केवल उसकी आय को। ठीक। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो यहाँ देखिए दिया है घास के मैदान, और दूसरा दिया है अवस्थिति, यानी कहाँ पर, किस महाद्वीप में ये पाए जाते हैं या किस देश में पाए जाते हैं। तो देखिए पहला दिया प्रेयरी, दूसरा दिया स्टेपी, तीसरा दिया वेल्ड, और चौथा दिया कंपास। तो देखिए अब इसको हम मैच कराएंगे। तो प्रेयरी देखिए कहाँ पाए जाते हैं, यूएसए में। स्टेपीज देखिए कहाँ पर पाए जाते हैं, मध्य एशिया में। वेल्ड देखिए कहाँ पर पाए जाते हैं, दक्षिण अफ्रीका में। और जो कंपास है वो घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, ब्राजील। अब इसके अनुसार हम इसको अरेंज कर लेंगे। तो हमारा देखिए सबसे पहला क्या, ए का 1। तो यहाँ पर देखिए ए के 1 के 2 हैं, बी वाला और डी वाला, बाकी ये दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे। अब इसमें इन दोनों में हमको देखना है। बी का हमारा देखिए क्या है, 3 है। तो बी का देखिए क्या है, 3 है। यहाँ पर देखिए बी का क्या दिया हुआ है, 4 दिया, यानी ये हमारा ये भी कट जाएगा। हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, ए का 1, बी का 3, सी का 4 और डी का 2, यानी सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। सही उत्तर क्या है, डी। ठीक, आंसर है डी। व्याख्या क्या होगा कि सूची 1 और सूची 2 का सही सुमेलन क्या है कि प्रेयरी यूएसए, स्टेपी मध्य एशिया, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका, कंपास ब्राजील। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है कि नाबार्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला देखिए क्या दिया है कि इसकी स्थापना वर्ष 1982 में हुई थी। दूसरा क्या दिया है, यह कृषि के संबंध में आरबीआई के द्वारा पूर्व में किए गए समस्त कार्य करता है। ठीक है, तो यानी दिया गया है कि नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी, ये तो बिल्कुल सही है। यह कृषि के संबंध में आरबीआई के द्वारा पूर्व में किए गए कार्यों को करता है, लेकिन यहाँ पर जो समस्त दे दिया गया है इसके वजह से ये गलत हो जाता है। तो यानी ये जो है दूसरा जो है आपका रॉन्ग है। तो इसके अनुसार देखिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, केवल 2 सही है, नहीं, ना तो 1, नहीं ये भी नहीं, केवल नहीं, केवल 1 सही है। यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है, बी। देखिए आंसर है बी। व्याख्या क्या है कि नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी। इसका कथन 1 सही है। इसने देखिए आरबीआई के कृषि ऋण कार्यों और एआरडीसी के कार्यों को संभाला है। यह आरबीआई के द्वारा पूर्व में किए गए समस्त कार्यों को नहीं करता है, बल्कि उन कार्यों को कृषि और ग्रामीण विकास के लिए विशेष रूप से करता है। ठीक है, इसलिए कथन 2 जो है अधूरा या गलत है। तो पहला कथन क्या होगा, इसका सही होगा। अब देखिए करंट अफेयर से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है किस तिथि को प्रारंभ हुआ। यानी अपने देश में देखिए जो ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ था तो उसको कब शुरू किया गया था पूछा जा रहा है। तो 5 अप्रैल 2025, 7 मई 2025, 6 जून 2025, 11 मई 2025। तो ऑपरेशन सिंदूर देखिए 11 मई को नहीं, 6 जून को नहीं, 5 अप्रैल को नहीं, बल्कि 7 मई 2025 को शुरू किया गया। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, राइट आंसर क्या है, बी। देखिए आंसर है बी। व्याख्या क्या होगा कि ऑपरेशन सिंदूर जो है पहलगाम आतंकी हमले के प्रतिशोध में 7 मई 2025 को भारतीय सशस्त्र बलों के द्वारा शुरू किया गया था, एक समन्वित सटीक हमले के रूप में। इसमें देखिए भारतीय क्षेत्र से सेना, नौसेना और वायुसेना के समन्वित प्रयासों के माध्यम से इसको अंजाम दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर का नामकरण अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको दिया था। इसका उद्देश्य जो है पहलगाम आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों की विधवाओं, यानी जिनका सुदूर उजड़ा था, उन्हीं के सम्मान में आतंकवादियों के ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई करना था। ठीक, अब देखिए इस पेपर का अंतिम प्रश्न, 30वां प्रश्न, ये देखिए ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन से वैश्विक ताप वृद्धि यानी ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव है, यानी वैश्विक तापन का प्रभाव इसमें से कौन कौन सा है। तो पहला देखिए दिया है समुद्र जल स्तर का बढ़ना, दूसरा दिया हिमनद का पिघलना, तीसरा दिया बीमारियों का फैलना और चौथा दिया है प्रवाल भित्ति का विरंजन होना। तो देखिए इसमें से चारों में से ग्लोबल वार्मिंग की वजह से देखिए क्या क्या होता है, समुद्र के जल स्तर का भी वृद्धि होना, ये भी सही है, हिमनद का पिघलना भी होता है, बीमारियों का फैलना भी होता है और प्रवाल भित्ति का विरंजन भी होता है। यानी ये चारों जो है ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव से होते हैं। तो इस देखिए क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए नहीं,
बी नहीं, बल्कि क्या है 1 2 3 4 यानी सी, ये डी में। यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर क्या है? सी। ठीक, राइट आंसर इसका सी। देखिए आंसर है सी। व्याख्या क्या होगा कि वैश्विक ताप वृद्धि यानी ग्लोबल वार्मिंग के सभी प्रभाव हैं, जैसे समुद्र जल स्तर का बढ़ना, हिमनद का पिघलना, बीमारियों का फैलना और प्रवाल भित्ति का विरंजन होना, ये सभी देखिए बढ़ते तापमान और ग्रीन हाउस गैसों के कारण पृथ्वी के जलवायु पैटर्न में आए बदलावों के प्रत्यक्ष परिणाम हैं। इससे बाढ़, चरम मौसम और पारिस्थितिकी तंत्र को खतरा होता है। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए हम लोगों ने सेकेंड शिफ्ट की परीक्षा में पूछे गए 30 महत्वपूर्ण जीएस के जो प्रश्न थे उनका बेहतर तरीके से व्याख्या के साथ प्रैक्टिस किया और उनको सॉल्व किया। और मैंने आप लोगों को इसकी व्याख्या के साथ और भी महत्वपूर्ण तथ्यों को भी बताया, जिससे क्या होगा कि आप आने वाले परीक्षा में जो भी प्रश्न होंगे अगर अलग तरीके से पूछे जाते हैं तो उसको भी आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। अगर इसके बावजूद भी आप लोगों को लगता है कि किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी ऑप्शन में कोई त्रुटि है तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अगर मैं उसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि को पाता हूं तो उसको जरूर संशोधित करूंगा और आप लोगों को उसको बताऊंगा। ठीक है, तो आप लोगों ने मेरी इस क्लास में अपने आप को इतनी देर तक इतने धैर्यपूर्वक बनाए रखा, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस जो एलटी ग्रेड की परीक्षा की अंतिम क्लास में आप लोगों ने इतने दिनों तक मेरी इस क्लास में अपने आप को बनाए रखा, अपने रुचि को बनाए रखा और इस क्लास को देखकर हम लोगों को सपोर्ट मिला और आप लोगों ने जो है कमेंट कर कर, लाइक कर कर, सब्सक्राइब कर कर हमारा उत्साहवर्धन किया। इसके लिए भी आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लासेस में, तब तक के लिए थैंक यू।